बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कोकब। स्टोरी नेम जब वी वेड। मैं सोच भी नहीं सकती वो मेरे साथ ऐसा सलूक भी कर सकता है। मेरे साथ वो मुझे इतना सब कैसे कह सकता है। नहीं, ये सब झूठ है। भला कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। पता नहीं अब ये सच है या फिर वो झूठ था जो 2 साल से वो मुझे कहता आ रहा था। इतने बहुत से वादे, साथ निभाने की कस्में, कभी न साथ छोड़ने के वादे और बेतहाशा मोहब्बत के दावे। उफ मेरे अल्लाह, ये सब मेरे साथ कैसे हो गया। जिंदगी क्या इतनी तल्ख, इतनी भयानक भी हो सकती है भला। वो भी मेरी जिंदगी। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। घर, फैमिली, दोस्त, आस पड़ोस में कोई एक भी तो ऐसा नहीं जिसे मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची हो। बल्कि उल्टा मैंने तो सबकी मदद की है। आज भी यूनिवर्सिटी की फारिया पूरे 500 रुपए की मकरूज है मेरी। पता नहीं किस किस को समोसे, दही बड़े और चाय कोल्ड ड्रिंक ठुनसाती रही थी कमीनी। जब बिल देने का वक्त आया तो पर्स में बस 100 का नोट था और वापसी का किराया भी नहीं था। उस वक्त मैंने ही बिल दिया। बस इतना ही तो कहा था ना कि ऑर्डर करने से पहले पर्स चेक कर लेना चाहिए कि वॉलेट है या नहीं। अब भाई इतना कहना तो मेरा हक बनता था, लेकिन उसने क्या किया, उधार लेकर वापस ही नहीं किया और मैंने पूरे 500 का नुकसान बर्दाश्त किया। खैर, जो भी हुआ उस पर मट्टी डालो। मगर अब ये जो भी हो रहा है, ये सब जो हो रहा है, इसको कैसे बर्दाश्त करूं। हाय, कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत। उसके अंदर इस पल तूफान मचा था। सर थामे वो शौक किसी कैफियत में बेड पे बैठी थी जब चौंक कर दानियाल की आवाज पे सर उठाया। तुम अब तक मुराकबे में बैठी हो? उठना नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें बताया भी था रात को। वो निकसुक से तैयार, माथे पे बल डाले उसी को देख रहा था। आंखों में कब से छुपे आंसू झिलमिल मोतियों की तरह बरसने लगे थे। वो यकीनन इस बरसात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार ना था, इसीलिए तो एकदम बौखला गया। सोना, क्या हुआ है यार? तुम रो क्यों रही हो बेबी? हाथ में पकड़ा कोट सोफा पे फेंकता वो घबरा कर उसके सामने आ बैठा। तुम मुझे कैसे वो सब कह सकते हो दानी? उसने रोते हुए एहतजाज किया था। मैंने क्या कहा है तुम्हें? अभी चंद मिनट पहले तो वो नींद से जागी थी और महज इन चंद गिने चुने लम्हों में उसकी जुबान से ऐसा क्या निकल गया जिसने सोनिया को यूं मानसून बहाने पे माइल कर दिया था। तुमने कहा मैं इंतहाई सुस्त औरत हूँ, उसने हिचकियों के साथ रोते हुए शिकवा गुना लहजे में बताया। यार, तुम्हारी वजह से 2 दिन से मुसलसल लेट हो रहा हूँ। ऑफिस के लिए अलार्म बजता रहता है और तुम सर तकिए में छुपाए 2 मिनट करती लेटी रहती हो। यार, मेरी जॉब का मामला है, प्लीज समझने की कोशिश करो डार्लिंग। वो वजाहती अंदाज में बोला, साथ ही साथ उसके गाल को छूते हुए पुचका रहा था। लेकिन तुम्हें मुझे इतनी बड़ी बात कहने का कोई हक नहीं था। सोनिया ने खफगी से उसका हाथ परे धकेला। अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। तुम हरगिज सुस्त नहीं हो, बल्कि एक इंतहाई एक्टिव और चाकोचौबंद औरत हो। अब प्लीज जल्दी से उठकर मुझे नाश्ता बना दो सोना, मैं मीटिंग से लेट हो रहा हूँ। दानियाल ने खुले दिल से अपनी गलती मानते एतराफ किया था। साथ ही साथ उसने कलाई पे बंधी घड़ी पे निगाह डाली जिसकी सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उसे आज ऑफिस जल्दी पहुंचना था, लेकिन यहाँ तो पहले ही शिकायत का दफ्तर खुला हुआ था। औरत? तुमने फिर मुझे औरत कहा दानी? मैं तुम्हें सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। तुम एक 20 साल की लड़की को औरत कैसे कह सकते हो? दानियाल ने अपना दायां हाथ माथे पर दे मारा। यार, सब लड़कियां औरतें ही होती हैं ना, इसलिए मैंने तुम्हें भी कह दिया औरत। वो मनमनाया, पर सोनिया को तो जैसे पतंगे लग गए थे। सिर्फ दानियाल, अब एक बार भी तुमने ये लफ्ज मेरे सामने कहा तो
मैं तुमसे सारी उम्र बात नहीं करूंगी। वो सीने पे हाथ रखे जज्बाती अंदाज में बोली, ओके, आई एम सॉरी, अब मैं कभी तुम्हें दोबारा औरत नहीं कहूंगा। प्लीज अब तो किचन में चलो और मेरा नाश्ता बना दो। उसके पास पहुंचकर उसे खुद से करीब करते दानियाल ने बगैर किसी हुज्जत के माजरत की थी। उसके पास अपनी नई नवेली बेगम को मनाने के सिवा दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। ये उन दिनों का जिक्र है जब आतिश जवान था या नहीं, पर सोनिया और दानियाल की मंगनी नई नकोर थी और उसके साथ दिल में उमंगे, लंबे चौड़े वादे, मुआहदे और मरते दम तक साथ निभाने की कस्में सुबह शाम खांसी की दवाई की तरह पाबंदी से खाई जाती थी। दानियाल दरअसल सोनिया का पड़ोसी था। मुलाजमत के सिलसिले में वो कुछ अरसा पहले ही वहाँ शिफ्ट हुआ था और इन्हीं की कॉलोनी में घर किराए पर लिया था। सोनिया और दानियाल की पहली मुलाकात रोड साइड पे हुई थी, जब वैन का टायर पंक्चर होने के बाद सोनिया और उसकी दोनों यूनिवर्सिटी फेलोज मुंह बसोरे खड़ी थीं। ड्राइवर उधार जैक मांगने के चक्कर में सिगरेट पीने निकल गया था और वो तीनों वहां खड़ी उसकी जान को रो रही थीं। जब दानियाल ने सोनिया को पहचान कर इजराहे हमदर्दी और पड़ोसी होने का हक अदा करते हुए लिफ्ट दी थी, ना वो मुलाकात आखिरी साबित हुई थी, ना ही लिफ्ट देने का सिलसिला। और फिर इन दोनों की दोस्ती का अंजाम मंगनी की सूरत हुआ। इश्क का जादू दोनों ही के सर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में दानियाल खुद को मियां मजनू साबित करने पे तुला, बेदाम का गुलाम बना अपनी लैला के लिए कुछ भी करने को हर दम तैयार रहता था। अलबत्ता लैला को भी बस मजनू को गोल गप्पों और दही बड़ों पे ही आजमाना आता था। अक्सर रात 10 बजे मैसेज किया जाता, दानी मुझे चाट वाले गोलगप्पे खाने हैं, और दानियाल साहब फुर्तियां दिखाते पहुंच जाते गोलगप्पे वाले की रेडी पे। और फिर सोनिया के कमरे की बालकनी के रास्ते गोलगप्पों का लिफाफा ऊपर पार्सल किया जाता। यकीन वासिक है, इस शहर के गोलगप्पे और दही बड़े बेचने वाले इन दोनों की मंगनी के दौर में करोड़ ना सही तो लखपति जरूर बन चुके होंगे। अब भला हो वारिस शाह का, जिसने रांझे से हीर की भैंसें चराकर दौरे हाजिर की हीरों के दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिए। अब उन्हें खुश रखने की खातिर दानियाल को ये पापड़ तो बेलने ही थे। लेकिन ये सब तो अब किस्सा चहार दरवेश की तरह माजी की बातें बन चुकी थी। हाल की सूरत हाल ये थी कि दानियाल और सोनिया की शादी को आज पूरे 15 दिन हो चुके थे। शादी के अगले ही दिन वो दोनों अपने हनीमून पे रवाना हो गए थे। ये फरमाइश भी सोनिया ही की थी कि उसे रिश्तेदारों के साथ दावतें खाकर बोर नहीं होना। फिर दानियाल ने भी ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले रखी थी। नतिया गली और कहान की मजेदार सी सैर के बाद सोनिया अब भी रोमांस के सुहाने ख्वाबों में ही थी कि दानियाल को हकीकत में वापस आना पड़ा। उसका ऑफिस शुरू होते ही रूटीन की भागदौड़ शुरू हो गई थी। सोनिया अभी इस हकीकत को मानने को हरगिज तैयार न थी कि वो महबूबा से बीवी बन चुकी है। दानियाल खुद भी उसे इस मुकाम से हटाना नहीं चाहता था, लेकिन वो ना तो अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार थी, ना ही दानियाल की। ऐसे में अगर वो उसे कुछ कह देता तो वावेला मच जाता। फिर दानियाल को ही उसे मिन्नत समाजत करके मनाना पड़ता, क्योंकि वो अपनी नई नई शादीशुदा जिंदगी को हरगिज खराब नहीं करना चाहता था। अब महबूब को इतनी बेनियाजी तो सूट भी करती है, लेकिन शायद सोनिया भी उसका सब्र आजमाने पे तुली हुई थी। आज सुबह भी कुछ यही हुआ था। उसकी जरा सी बात को राई का पहाड़ बनाकर उसने क्या ही तूफान मचा दिया था। एक तो आजकल ऑफिस का जरूरत से ज्यादा वर्कलोड, इस पे सोनिया की नाराजगी, वो वाकई बौखला गया था। उसने आईने के सामने खड़े खुद पे एक तनकीदी निगाह डाली। औरत लफ्ज अब तक दिमाग में फंसा उसे ख्वार कर रहा था। यकीनन उसके चेहरे पे ही कोई तासुर होगा जिसने दानियाल को उसे औरत कहने की तरगीब दी। अपने दिल में उठते शुबहात से खौफजदा होकर वो भागम भाग ब्यूटी सैलून चली आई थी। फेशियल मैनीपेडी के साथ लिया हेयर स्टाइल और डाई लगवाकर जब उसने 8,000 सैलून का बिल दिया तो अल्लाह जाने उम्र कुछ कम दिखाई दी थी या नहीं। अलबत्ता सलामी में मिले पैसों में कमी जरूर आ गई थी।
अरे वाह, आज तो मोहतरमा गजब ढा रही हैं। दानियाल ने घर पहुंचकर हस्बे आदत उसकी तारीफ की थी। वो जो आज निकसुक से तैयार उसकी आमद की मुंतजिर थी, इस कमेंट पे दिल ही दिल में अपनी अकल को दाद दी थी, जिसने बर वक्त उसे दुरुस्त सिमत दिखाई थी। इसका मतलब ये नया हेयर स्टाइल और कलर मुझ पे सूट कर रहा है। उसने बालों में उंगलियां घुमाते दानियाल की तरफ देखा। दानियाल जो अपने फ़ोन में सर दिए बैठा फेसबुक देख रहा था, अचानक उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुमने बाल कटवाए हैं? माथे पे शिकन डाले वो कुछ कंफ्यूज हुआ। क्यों, तुम्हें महसूस नहीं हुआ दानी? सोनिया ने कुछ मायूसी से पूछा। महसूस क्यों नहीं हुआ? अंदर आते ही पता चल गया था कि यू आर लुकिंग डिफरेंट। दानियाल खसियाना हुआ, लेकिन सोनिया की शक्ल पे नजर आती परेशानी महसूस करते हुए उसने फौरन बात बनाई थी। अच्छा लग रहा है ना? वो एकदम एक्साइटेड हो गई। तुम तो हर अंदाज में ही हसीन लगती हो मेरी जान। चलो अब इसी खुशी में जल्दी से खाना लगा दो, भूख से पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। उसने पेट पे हाथ फेरते सोफा से उठते हुए कहा। दानी, आज बाहर चलकर डिनर करते हैं ना? सारा दिन ब्यूटी सैलून की नजर करके जब वो घर वापस आई तो थकावट अरूज पे थी। फिर शाम से अपनी तैयारी में मगन रही। ऐसे में खाना कहाँ से बनता? उसने तो खुद शाम को चाय के साथ रस खाकर पेट भरा था। कमाल करती हो सोना, ऐसे थोड़ी डिनर करने मुंह उठाकर जाया जाता है। वो कुछ खफा हुआ था। हम अब वीकेंड पे ही बाहर जाएंगे। वैसे भी कुछ दिन पहले हम हनीमून से वापस आए हैं। रोज बाहर का खाना ही खाते थे वहाँ। मेरे मुताबिक इतनी ज्यादा होटलिंग सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। दानियाल सुबह का थका हारा अब शदीद सुस्ती का शिकार था। उसके लिए तो इस वक्त खाना खाकर बीवी की कंपनी को एंजॉय करते आराम करना दुनिया की सबसे कीमती शय था। तुम कितने बदल गए हो ना दानी। शादी से पहले मेरी छोटी से छोटी फरमाइश को भी तुम नजरअंदाज नहीं करते थे। याद है, मेरे कहने पे रात को ही दही बड़े और गोल गप्पे लाकर दिया करते थे। उसने शिकवा करते मुंह बनाया। सोना, वो और बात थी। अब तो हमारी शादी हो गई है ना? दानियाल ने अपने तईन समझाना चाहा, लेकिन सोनिया पे इसका उल्टा असर हुआ था। इसका मतलब अब तुम्हारी नजर में मेरी अहमियत खत्म हो गई है। मुझे पता होता तो मैं कभी तुमसे शादी न करती कि तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे। वो तकरीबन रोने वाली हो गई थी। यार सोना, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? इतना तो ख्याल रखता हूँ तुम्हारा। अभी 4 दिन पहले शॉपिंग करवाई है, इतनी सैर करा के लाया हूँ, वो भी तुम्हारी पसंद की जगह पे। अब आज नहीं जा सकता बाहर डिनर पे तो तुम सलूक गिनवा रही हो। शादी से पहले तुम भी तो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करती थी। कितना ख्याल रखती थी मेरा। आए दिन वो बिरयानी और शामी कबाब बना बना कर भेजा करती थी। दिन में 10-10 बार मैसेज पे मेरी खैरियत पूछती थी, मैंने खाना खाया या नहीं। खुद बताओ, आज सारा दिन में तुमने एक बार भी मुझसे पूछा मैं कैसा हूँ? खिलाफे तवक्का वो भी सीधा हो गया था। इससे पहले तो उसने कभी सोनिया से शिकायत नहीं की थी। उल्टा हर बार अपनी गलती कबूल करके उसे मनाने के साथ माजरत करता था। वो मैं सैलून में थी ना, तो याद नहीं रहा। वो कुछ शर्मिंदा हुई। कह तो वो भी ठीक ही रहा था। पिछले दिनों उसने बस अपने नखरे ही उठवाए थे कि ये उसका हक था। दानियाल की जरूरियात क्या है ये तो अब तक उसने सोचा ही नहीं था। ये भी जोर जबरदस्ती वो उससे अपने चंद काम करवा लेता था, जिन्हें करते वो उस पे एहसाने अजीम किया करती थी। अच्छा, अपनी दफा याद नहीं रहा और मुझसे शिकवे करना सब याद रहता है। वो भी शायद आज माफ करने के मूड में नहीं था। बहुत भूख लगी है मुझे, जाओ जल्दी से कुछ बना लो। ऑमलेट भी चलेगा, मुझे शदीद थकावट हो रही है। सोनिया के चेहरे पे नजर आती मायूसी को खातिर में ना लाते हुए उसने कदरे संजीदगी से कहा था। खुद तो वो कपड़े बदलने कमरे में चला गया। पीछे चारों नाचार सोनिया को किचन में घुसना ही पड़ा।
पराठों के साथ ऑमलेट बनाकर वो सूजे मुंह के साथ किचन से निकली तो दानियाल फ्रेश होकर हाथ में रिमोट थामे टीवी देख रहा था। उसका मुंह बना देखकर भी वो कुछ नहीं बोला और मजे से खाना खाने लगा। पहले तो उसका इरादा नखरे दिखाकर खाना खाने से इनकार करने का था, लेकिन जब दानियाल ने उसे ऑफर किए बगैर ही खाना शुरू कर दिया तो मजबूरन वो भी खाने लगी। भूख से पेट में बल तो उसके भी पड़ रहे थे। शादी के फौरन बाद छोटी छोटी बातों पे होने वाली तकरार और दिलों में पड़ी बदगुमानी की गिरह इस रिश्ते के हुस्न को मांद कर देती है। दानियाल अगर रिवायती शौहर बनने की कोशिश कर रहा था तो सोनिया को बहरहाल उसकी बात मानना ही थी, क्योंकि ये तो तय था वो उसे दिलो जान से चाहती थी। अब वो सिंड्रेला किसी जिंदगी गुजारने वाला ख्वाब पूरा नहीं हो रहा था तो क्या हुआ, शौहर तो उसका मनपसंद ही था ना। उसे दिल ही दिल में दानियाल से शिकवा तो था कि वो बहुत जल्द बदल गया, हर वक्त उसके सर पर दफ्तर सवार रहता है या फिर खाना पीना। अपनी शादी को लेकर सोनिया के तो अरमान ही नहीं पूरे हुए थे कि दानियाल ने उस पर अपने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी। इसमें अब कुछ कसूर दानियाल का भी नहीं था। वो बहुत अरसे से अकेला रह रहा था। घर था भी तो बस सराय की तरह, जहाँ रात गुजारी जाती थी। जब भूख लगी जो हाथ लगा खा लिया। अब उसकी ख्वाहिश थी कि घर बसाया है तो भरपूर और पुरसुकून जिंदगी गुजारे। सोनिया के लिए उसकी ये छोटी सी खुशी दर्दसर बनी हुई थी, क्योंकि वो दानियाल के जज्बात नहीं समझ रही थी। फिर भी उसने अपने मूड के बरखिलाफ घर के कामों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर ही दी थी। अगला पूरा हफ्ता उसने दानियाल को एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। सुबह उसके कहे बगैर ही उसके कपड़ों से लेकर नाश्ता तक वक्त पे रेडी था, तो घर वापसी पे शाम की चाय और डिनर पूरे लवाजमात के साथ सर्व किया जाता रहा। घर में बाकी सब कामों के लिए मासी आती थी, जिसकी वजह से सोनिया को बहुत ज्यादा मुशक्कत तो नहीं करनी पड़ती थी। हाँ, दानियाल को उसके हाथ की कुकिंग पसंद थी और वो उसके पकाए खाने पहले भी रग़बत से खाता था। आजकल वो भी सब उसकी पसंद की डिशेस बना रही थी। बिरयानी, चिकन कढ़ाई, शामी कबाब, निहारी और कोरमा दानियाल को बहुत पसंद था और ये सोनिया जानती थी। लिहाजा पिछले दिनों एक एक करके सब कुछ पका डाला। ये और बात, वो खुद इन दिनों में खासी बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। सजना संवरना इन दिनों मौकूफ था। बस शाम को नहाकर नया सूट पहन लेती। मेकअप से आरी चेहरा देखकर भी दानियाल हमेशा की तरह हर रोज उसकी तारीफ करता तो वो कुछ बदमजा सी हो जाती। पता नहीं क्यों उसे एहसास हो रहा था दानियाल उसकी तरफ सिरे से तवज्जो देता ही नहीं है। इसीलिए तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो अब पहले की तरह उसके लिए खास तौर पे तैयार नहीं हो रही। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर कुछ और भी चटकी थी। मर्द की मोहब्बत में हिद्दत और वादों की पासदारी फकत उस वक्त तक महदूद है जब तक वो उसे हासिल न कर ले। जिस दिन वो उस पर दस्तरत पा लेता है वो मर्द के लिए घर में पड़ी कोई भी आम सी शय में बदल जाती है। उसका वो खास मकाम घटकर उस आईने सा रह जाता है जिसे सुबह शाम देखा तो जाता है पर उसकी अहमियत को कभी तस्लीम नहीं किया जाता, और एक हल्की सी दरार की सूरत उसे घर से बाहर निकालकर बदल दिया जाता है। कुछ ऐसी ही बदगुमानी भरी सोचों के साथ वो इन दिनों शदीद बोझल रहने लगी थी। वो बात बेबात रूठना, छोटी छोटी बातों पे जिद करना या फिर नॉन स्टॉप दुनिया जहान की बातें। आजकल वो बात बेबात रूठना, छोटी छोटी बातों पे जिद करना या फिर नॉन स्टॉप दुनिया जहान की बातें आजकल वो दानियाल के साथ नहीं करती थी। दानियाल का अंदाज इतना नॉर्मल था कि सोनिया को रोना आ रहा था। आज भी वो इसी एतमीनान से खाना खाने के बाद उसका हाथ थामे सोफे पे चला आया था। हस्बे आदत टीवी देखते उसने हालिया सियासत पे सोनिया से तबादला ख्याल किया, जिसके जवाब में उसने फकत हाँ नहीं और अच्छा ही कहा था। एक अच्छे सामिया की तरह वो बस उसकी सुनती रही थी। यानी इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कोई बात करूं या ना करूं। बिस्तर पे लेटते वो जी भर के बदमजा हुई थी। दिल में दानियाल के लिए शिकवा और बढ़ा था, लेकिन फिर सर झटक कर सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि सुबह उठना भी तो था। वो नहीं चाहती थी दानियाल को उसकी वजह से ऑफिस से देर हो जाए।
सोना, कहाँ हो यार? दानियाल की आमद आज वक्त से पहले ही हो गई थी और घर आते ही उसने अपना मखसूस जुमला कहते उसकी तलाश में इधर उधर देखा। दानी, मैं किचन में हूँ। सोनिया को उसके जल्द घर आने पे हैरानी तो हुई थी, क्योंकि अक्सर वो फोन पे उसे अपनी वापसी के मुतालिक पहले ही बता दिया करता था। बहरहाल वो इस वक्त जिस मुशक्कत में फंसी थी, वहां से निकले बगैर उसने किचन से ही बुलंद आवाज में जवाब दिया। बहरहाल वो इस वक्त जिस मुशक्कत में फंसी थी, वहां से निकले बगैर उसने किचन से ही बुलंद आवाज में जवाब दिया। दानियाल मुस्कुराता हुआ किचन में ही आ गया था। सोनिया उसकी मौजूदगी से बेनियाज अपनी कुकिंग में बिजी थी। गोश्त को मसाला लगाकर वो अब प्याज ब्राउन कर रही थी। दानियाल सीने पे दोनों हाथ बांधे काउंटर से टेक लगाए महव सा उसे देख रहा था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कपड़े बदल लो ना जाकर, मैं खाना पका कर आती हूँ। उसे अपनी तरफ इतनी तवज्जो से देखता महसूस करके सोनिया ने दानियाल को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। सोनिया को इस बेमायनी सी मुस्कुराहट का मफहूम समझ में नहीं आया था। वैसे भी उसका जहन इस नई तरकीब में उलझा था जो वो आज ट्राई कर रही थी। मैं बहुत बुरा हूं ना सोना? उसके बेतरतीब बालों से निकलती चंद लटों को उंगली में घुमाते वो गंभीर लहजे में बोला। सोनिया कुछ कंफ्यूज हुई। दानी, मैं उसे समझ में नहीं आया वो उसे इस बात का क्या जवाब दे। वैसे भी प्याज ब्राउन हो चुका था। छोड़ो ये सब। दानियाल ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद करते उसे अपनी तरफ खींच लिया। पागल हो गए हो क्या? खाना खराब हो जाएगा तुम्हारे इस बेवक्त रोमांस के चक्कर में। सोनिया के एहतजाज का दानियाल पे कोई खातरखा असर नहीं हुआ था। कोई जरूरत नहीं इसमें वक्त बर्बाद करने की, आज हम डिनर बाहर करेंगे, उसने सोनिया की आंखों में देखते शरारत से कहा। अच्छा जी, आपकी इतला के लिए अर्ज है, अभी वीकेंड में पूरे 4 दिन बाकी हैं। उसने हल्के फुल्के अंदाज में याद दहानी कराते उसे परे धकेलना चाहा। तो क्या वीकेंड के अलावा बाहर निकलने पे कर्फ्यू है? वो हंसा। ये कर्फ्यू भी तो जनाब का ही लगाया हुआ है। सोनिया के लहजे में शिकवा था। तो माँ बदौलत इसे जब चाहे हटा सकते हैं। उसके अंदाज में बेनियाजी थी। तुम भी ना दानी, क्या चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आता। सोनिया ने उसे परे धकेल कर उसकी दस्तरस से निकलना चाहा। कम से कम तुम्हें इस तरह उलझा हुआ और नाखुश नहीं देखना चाहता। दानियाल ने उसका बाजू थाम लिया। मैं खुश हूँ, उसने पलट कर दानियाल को देखते धीमे लहजे में जवाब दिया। तुम मुझसे झगड़ा, शिकवे शिकायत और रूठे बगैर कभी खुश नहीं हो सकती। वो उसकी रग रग से वाकिफ था। दिमाग खराब है तुम्हारा? भला झगड़ा करके कौन पागल खुश रहता है? सोनिया कुछ झींप सी गई। तुम, उसने वसूख से कहा था। अच्छा तो मैं पागल हूँ? वो खफा सी बोली, साथ ही नाराजी से मुंह बनाया था। नहीं, मैं पागल हूँ तुम्हारे इश्क में। दानियाल ने सीने पे हाथ रखते सर झुकाया। सोनिया ने बेअख्तियार निचला लब काटा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मुझे ये भी अंदाजा है तुम मेरी रूटीन को फॉलो करते बहुत थक जाती हो। मैं खुद भी तुम्हें थकाना नहीं चाहता। तुम्हें लगता होगा मैं अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। संजीदगी से कहते उसने सोनिया के दोनों हाथों को थाम लिया। वो नजरें झुकाए खामोश खड़ी थी। ऐसी बात नहीं, सोनिया ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होता है ना, सब पता चल जाता है मुझे। उसके सर पे हल्की सी चपत लगाते वो हंसा था। बेअख्तियार सोनिया के लबों पे भी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये गलत है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं या मेरी मोहब्बत में कमी आ गई है। इनफैक्ट अब तो मुझे तुमसे और भी शदीद मोहब्बत हो गई है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो। शादी से पहले के चंद मिनट या चंद घंटे, एक मुख्तसर सी मुलाकात या फ़ोन कॉल की सूरत साथ गुजारने में सब वही गिनी चुनी और नपी तुली बातें कर सकते हैं जो हम किया करते थे। लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िंदगी की साथी, और इस रिश्ते में मोहब्बत और चाहत के साथ साथ कुछ हकूक़ को फ़राइज़ भी हैं। मैं 24 घंटे तुम्हें आई लव यू की गिरदान नहीं सुना सकता। ट्रस्ट मी, तुम खुद बोर हो जाओगी। वो उसके दिल में बसी बदगुमानियों से गाफिल नहीं था।
پر یہ بھی چاہتا تھا وہ اس رشتے کی حقیقت کو سمجھے۔ یہ ہماری زندگی ہے، کوئی فیری ٹیل نہیں جس کا اختتام دے لیو ہیپیلی ایور آفٹر کے نوٹ پہ ہوگا اور سب پلکوں پہ جھلملاتے آنسو پہنچ کر کتاب بند کر دیں گے۔ سونا اسے خوش اور مطمئن بنانے کے لیے ہم دونوں کو کوشش کرنا ہوگی، اور وہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ شادی کے بندھن کی مضبوطی ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھ کر آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے خواہشات کے احترام میں پوشیدہ ہے۔ پہلے میں اکیلا تھا، من موجی تھا، اب تم ہو میرے ساتھ، اور میں نہیں چاہتا تمہیں زندگی میں کسی کمی کا سامنا ہو۔ کل ہماری فیملی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ضروریات بھی۔ ہماری مصروفیات کا دائرہ بدل جائے گا تو کیا ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے گا؟ سونیا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ واقعی اس کا موقف سمجھ چکی تھی۔ دانیال درست کہہ رہا تھا، ہر رشتے کا اپنا حسن اور اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ ایسے میں وہ اگر سونیا کی طرف سے کوئی غفلت نہیں برت رہا تھا تو اسے بھی اپنی ذمہ داریاں بوجھ سمجھنے کے بجائے خوش دلی سے پوری کرنی چاہیے۔ گھروں کے کام ماسیاں چند روپوں کے عوض کر جاتی ہیں۔ کھانا ہوٹلوں سے سستے داموں کھایا جا سکتا ہے، لیکن نہ تو اس میں بیوی کی محبت شامل ہوتی ہے، نہ ہی اس کی پرواہ کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ مرد منہ سے نہیں کہتا، پر غیر محسوس سے انداز میں یہ سب اس کی ذات کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں شامل اس عورت کا عادی بن جاتا ہے۔ محبت پہ عادت حاوی ہونے لگتی ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں دانیال۔ سونیا کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ دانیال اس سے غافل نہیں، اور بہرحال زندگی اس چند ثانیے کے رومانس سے آگے بڑھ چکی ہے، بلکہ اصل زندگی تو شروع ہی اب ہوئی ہے۔ تو چلو پھر جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پہلے کی طرح مہکتی ہوئی میری سونا بن کر دکھاؤ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ کچن سے باہر نکل آیا تھا۔ تمہیں کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ تم کون سا میری تیاری کا نوٹس لیتے ہو دانی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شکایت زبان پہ آ ہی گئی تھی اس کے۔ سب پتہ چلتا ہے مجھے، یہ ماسیوں والا حلیہ کس احتجاج میں بنایا جا رہا تھا پچھلے دنوں۔ دانیال کی بات پہ اس نے بے اختیار اس کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ ایک بات کہوں، تم کسی بھی حلیے میں ہو، میری محبت نہیں بدلے گی، کیونکہ میں نے تمہارے ظاہر کو نہیں باطن کو چاہا ہے، اور تم اس سے زیادہ بری بھی لگو گی نا جتنی اس وقت لگ رہی ہو، تو یقین جانو میں تمہیں اتنا ہی پیار کروں گا۔ سونیا کو آج اپنی قسمت پہ واقعی رشک آیا تھا۔ قدرت نے دانیال کا ساتھ واقعی اسے کسی انعام کی صورت عطا کیا تھا۔ کیا واقعی میں بہت بری لگ رہی ہوں دانی؟ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے اس نے دانیال سے سوال کیا۔ دانیال نے بے اختیار سر اسبات میں ہلایا۔ تم سچ میں بہت برے ہو؟ اس نے تو اس امید پہ پوچھا تھا شاید دانیال اس کی تعریف کرے گا، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی سچ بولنے کے موڈ میں تھا۔ دانیال بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا۔ ویسے تم آج جلدی کیوں آ گئے؟ یہ بات تو وہ کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ آج میری پروموشن ہوئی ہے، دانیال نے پرجوش ہو کر بتایا۔ اچھا، تو اس لیے جناب ڈنر پہ لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑو نہ دانی، میں کھانا گھر پہ ہی پکا لیتی ہوں۔ سونیا تفصیل جان کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن ایک تو وہ کھانا تقریباً پکا چکی تھی، دوسرے اسے دانیال کا بھی خیال تھا وہ اب سارا دن کا تھکا ہارا پھر اسے آؤٹنگ پہ لے کر جائے گا تو اور تھک جائے گا۔ بالکل نہیں، آج تو ہم ڈنر باہر ہی کریں گے، وہ نہ ماننے والے انداز میں بولا۔ اور وہ دوسری خوشی کیا ہے؟ سونیا پر تجسس تھی۔ آج ہم دونوں کی شادی کو پورا 1 ماہ ہو گیا ہے۔ 1 ماہ پہلے آج ہی کے دن تم میری زندگی میں بلا بن کر نازل ہوئی تھی۔ اپنے انکشاف کے ساتھ اس کے لہجے میں بے پناہ شرارت تھی۔ دانیال، آئی ول کل یو، سونیا نروٹے پن سے بولی۔ واقعی اسے یاد نہیں تھا، پر یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ دانیال بھولا نہیں تھا۔ آپ کے اس انداز پہ بندہ روز مرنے کو تیار ہے۔ دانیال سر تسلیم خم کرتا سونیا کی طرف بڑھا۔ اس کے ارادوں کو بھانپ کر وہ ایک جست میں کمرے میں جا گھسی۔ آخر اسے ڈنر کے لیے تیار بھی تو ہونا تھا، اور آج کی تیاری میں وقت بھی زیادہ لگنے والا تھا۔
کیونکہ آج اسے دانیال کی فرمائش پہ اس کے لیے سجنا سنورنا تھا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔